Good morning, everyone. टेस्ट कैसा हुआ? तो फिर अब नेक्स्ट वीक का वो टेस्ट का सिलेबस डिसाइड कर लिया जाए, संडे का क्या रखना है। नेक्स्ट वीक में फिजिक्स में तो मोशन इन वन डायमेंशन करते हैं। प्रथमेश क्यों इस वीक में टेस्ट नहीं है, क्यों बोल रहा है? प्रथमेश क्या हुआ? तो फिर नो टेस्ट दिस वीक क्यों बोल रहा है? फिजिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन रखते हैं। इसमें अभी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, वो बाद में करेंगे ना। तो बस मोशन इन वन डायमेंशन रखेंगे। कल से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होगा ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहेगा। मोशन इन टू डायमेंशन नहीं रहेगा ना, वन डायमेंशन जितना आज तक पढ़ेंगे ना। वन डायमेंशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। केमिस्ट्री में ये IUPAC नॉमेनक्लेचर ना। और मैथ में क्या रखना है? ट्रिगो। ठीक है। चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को ग्राफ के प्रॉब्लम करने थे थोड़े। तो लास्ट टाइम मैंने 2 प्रॉब्लम दिए थे, वो ट्राई कर लिया। तो चलो उनको सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम थे। एक तो था कि कोई कार स्टार्ट करती है रेस्ट से और एक्सेलरेट करती है विथ यूनिफॉर्म रेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, 15 सेकेंड आ रहा है। हाँ, इसमें देखो क्या था। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका मैं वीटी ग्राफ बना रहा हूँ ना। इसमें बोला गया है कि पहले रेस्ट से एक्सलेट करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर एक्सलेट करेगी तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम। कांस्टेंट स्पीड से मतलब ऐसे कांस्टेंट वाला ग्राफ बना देंगे। एंड रिटार्ड एट द सेम यूनिफॉर्म रेट, और सेम यूनिफॉर्म रेट से फिर वो रिटार्ड करके वापस रेस्ट में आ जाते हैं।
अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम है तो जितना टाइम वेलोसिटी गेन करने में लगेगा इतना ही टाइम वापस वेलोसिटी जीरो होने में लगेगा। तो यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम सेम होगा ना, दोनों जगह का रिटार्डेशन भी 5 है और एक्सेलरेशन भी 5 है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी दी हुई है हमें 25 सेकेंड। एंड एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड दे दी गई ना, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हाउ लॉन्ग डज द कार मूव विद कांस्टेंट स्पीड, तो कितनी देर तक कार कांस्टेंट स्पीड से चली है ये बताना है। तो अगर हमें ये टी पता चल जाए तो ये टी प्लस ये टी, ये दोनों 2t 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ का टी आ जाएगा ना, है कि नहीं। अब टी के टर्म में हम ये क्या यहाँ की मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ का हमें स्लोप पता है tan थीटा की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी होगी, v मैक्स, मैक्सिमम स्पीड कितनी आएगी। हम लोग tan थीटा इक्वल टू लगा लेंगे v मैक्स अपॉन में t, और ये वैल्यू है 5 ना, तो 5t, ये वैल्यू 5t आ गई। तो अब क्या हम ये पूरा एरिया निकाल सकते हैं, ये पूरा एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमें पता है 25 सेकेंड, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 25 इंटू 20। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है। अब यहां से हम एरिया से निकालेंगे टी के टर्म में टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ एरिया से कितना आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देते हैं ना। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कितना है, एक 25 है, और दूसरा वाला पैरेलल साइड कितना है 25 माइनस 2t। ये बात सबको समझ आई। फिर इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस 5t। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना होना चाहिए 500 के बराबर। तो अब ये यहाँ पर आ जाएगा, 2 को उस साइड कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 50 माइनस 2t इंटू 5t इक्वल टू 1000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 5 से कट कर देते हैं ना, 5 से अगर हम कट करेंगे ये 200 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 50t माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 200। 2 से भी कट कर लेते हैं ना, 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 25t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 100। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इक्वल टू ये। अब इसके रूट्स निकालें अगर, तो रूट्स क्या क्या आ रहे होंगे, फैक्टर लेंगे तो 20 और 5 आ रहा होगा ना, 20t माइनस 5t प्लस 100। तो यहाँ से t कॉमन करेंगे t माइनस 20 माइनस 5 कॉमन करेंगे t माइनस 20। तो अब ये दिख रहा है ना, यहाँ से t की वैल्यू क्या आती दिख रही है, एक तो 5 और एक 20। तो हमें पता है कि 20 अगर हो जाएगा, अगर 20 रूट होगा तो फिर टोटल टाइम ऑफ जर्नी दिख रहा है यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, 40 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा। बट टोटल टाइम ऑफ जर्नी तो 25 सेकेंड है ना, तो मतलब 20 वाला पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन सा पॉसिबल है, 5 वाला ना। तो अगर ये 5 है ये 5 है तो टोटल ये वाला टाइम जो है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मिलके 10 सेकेंड हुआ। तो फिर ये वाला टाइम कितना आएगा 25 माइनस 10 मतलब 15 सेकेंड। सबको समझ आया क्या क्या किया मैंने। ये वाला टाइम हो जाएगा 25 माइनस 2t मतलब 15 सेकेंड।
तो देख लो ग्राफ से क्वेश्चन करना रहेगा जब भी ऐसे चीजें वैरी कर रही होंगी ना, तो ग्राफ में बना के सोचना हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ता है। बिना उसके भी होगा बट उसमें थोड़ा सा लेंदी जाता है, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट का आ रहा है 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, सही होगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये किसी को लिखना हो तो जल्दी लिख लो। यार श्रेयस, ये पता नहीं क्योंकि कई सारे सम क्या होते हैं, बहुत सारे बुक्स में मिलते हैं। मैंने तो संगीत से नहीं दिया बट हो सकता है उसमें भी हो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन टू स्टेशन ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली फर्स्ट देन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली ना। इसमें क्या दिया है कि पहले एक्सेलरेट करता है फिर रिटार्ड करता है, पहले एक्सेलरेट करता है फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है फिर रिटार्ड करता है। तो वीटी ग्राफ फिर वैसे ही बन जाएगा, पहले एक्सेलरेट कर रहा है फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और फिर रिटार्ड कर रहा है। और टाइम बोल दिया गया कि इनका किस रेशियो में, 1:8:1। मतलब अगर हम इसको टी बोलेंगे तो ये 8t और ये t है, इस रेशियो में टाइम दिया हुआ है। और मैक्सिमम स्पीड हमें बता दी गई, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग किलोमीटर पर आवर में ही निकाल लेते हैं ना। डिस्टेंस किलोमीटर में रखेंगे, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, एक्सीलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में ना। तो हमें बताना व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। होल जर्नी की हमें एवरेज स्पीड बताना है। तो अब देखो हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। एक मिनट रुकना ना, क्या मैं सोच लूं कि ज्यादा अच्छा तरीका क्या होगा। अगर हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो इससे हमें मिल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, फिर टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे पहले ये एरिया निकाल लेते हैं ना। अगर हम ये पूरा एरिया निकालें तो ये कितना आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ना। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, एक पैरेलल साइड है 10t और दूसरा पैरेलल साइड है 8t, इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस कितनी है 60 है। इनके बीच की ये डिस्टेंस जो दी हुई है ये 60 दी हुई है। तो हमने ये टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, ये टाइम के टर्म में आ गया ना। और हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। पहले ये कितना आ जाएगा, 10t प्लस 8t मतलब 18/2, तो 9t इंटू 60 है। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आया, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम चाहिए ना यहाँ पर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया है 9t इंटू 60 अपॉन में टोटल टाइम आया है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है, t+8t+t मतलब 10t। तो टी कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 9 इंटू 6 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर होगा क्या हुआ है।
अभी देखो ये सब जो कुछ भी हमने किया इसमें हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ सब कुछ देखा। एक चीज और ये ध्यान रखना, जो भी हमें ग्राफ दिए जाते हैं उनमें कई बार कुछ ऐसे इम्पॉसिबल ग्राफ भी दे देते हैं। तो इम्पॉसिबल ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं वो ध्यान रखना। कई बार पूछा जाएगा कि कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखो ऐसा कोई ग्राफ नहीं मिलना चाहिए जहां पे एक ही टाइम पर दो पोजीशन मिले या दो वेलोसिटी मिले। मान लो ऐसा वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी एंड टाइम का मान लो कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी मिल रही है, तीन वेलोसिटी मिल रही है। एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी पॉसिबल है ना, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें देख लो टाइम डिक्रीज हो रहा है, पहले ये ग्राफ आगे गया फिर पीछे आ रहा है, टाइम पीछे आ रहा है, वो नहीं हो सकता। तो इस टाइप की चीजें हमें देखनी रहेंगी ना, टाइम डिक्रीज नहीं कर सकता, एक ही टाइम पे दो दो वैल्यू नहीं मिल सकती हैं। कहीं पे भी ग्राफ को वर्टिकल नहीं बनाना है ना। अगर मान लो आपने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया फिर वर्टिकल हो गया, तो ये वर्टिकल हो गया मतलब यहाँ पे स्लोप कितना है, इन्फिनिटी ना। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अगर इनफाइनाइट को टेंड करेगा मतलब फोर्स इनफाइनाइट लग रहा है। इनफाइनाइट फोर्स का क्या मतलब हो रहा है, इनफाइनाइट फोर्स कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, तो कहीं पे भी ऐसा स्लोप इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए ना? तो कहीं पर भी जब भी इम्पॉसिबल ग्राफ चेक करने होंगे तो आप क्या चेक करोगे कि एक ही टाइम पे दो वैल्यू तो नहीं है किसी चीज की, और कहीं पे भी स्लोप वगैरह इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अब देखो वेरिएबल एक्सेलरेशन का ग्राफ, अभी हम लोगों ने देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक कर लिया ना। ग्राफ में अगर हम वेरिएबल एक्सेलरेशन देखें तो इसके लिए अब हमें अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अगर पता है कि अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू कुछ भी फंक्शन दिया गया तो हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखा हुआ है ना। ई के पावर टी दे दिया मान लो, तो ई के पावर टी का ग्राफ पता है, एल एन टी दे दिया तो उसका ग्राफ पता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टी के फंक्शन के ग्राफ आए तो आप बना सकते हो ना। तो आपने जो ग्राफ बनाना सीखा है वहां से हो जाएगा। अगर ए फंक्शन ऑफ टी दिया है तो ए को डीवी बाई डी टी लिख करके इंटीग्रेट करके आप v निकाल लोगे। v मान लो कोई फंक्शन आ गया, नया फंक्शन आ जाएगा, फिर v को dx बाई डी टी लिखोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा कोई नया फंक्शन। और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का हमें ग्राफ बनाना सीखा हुआ है, तो उससे हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ये समझो ना, इसको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब हमने किया हुआ है, ग्राफ बनाना सीखा हुआ है। अब इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन पे, फिर हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। सपोज कहीं पर एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, ए वर्सेस एक्स का ग्राफ है कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये टू है, ये भी टू है। ये मान लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, ये मीटर। तो हमें इसका ड्रॉ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है ना। ए और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, वी और एक्स का बनाना है। वी मतलब वेलोसिटी ना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है ए वर्सेस एक्स का, तो वी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। ट्राई कर लो फिर करते हैं ये।
हाँ ध्रुवील, भेज दूंगा भेज दूंगा, क्लास के बाद भेजता हूँ ना। हो गया होगा सबका। कैसा आया ग्राफ? ओके, देखो हमें यहाँ पे ए वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है और हमें बी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो जहां पे भी ऐसी चीजें वेरिएबल होंगी तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन लिखने पड़ेंगे ना। फंक्शन लिख लोगे तो आप फंक्शन को देख करके ग्राफ बना पाओगे। तो यहाँ पे पहले हम ए और एक्स का फंक्शन लिख देंगे। ए और एक्स का फंक्शन कैसे आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट, हमें एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पता है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करके स्ट्रेट लाइन लिख देंगे। स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। याद है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म इसी दिन के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बाई टू प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 1। तो इससे आ जाएगा ए प्लस एक्स इक्वल टू 2। तो ए इक्वल टू आया माइनस एक्स प्लस 2। अब ए और एक्स का रिलेशन पता है हमें, वी और एक्स का चाहिए, तो ए को हम यहाँ क्या लिखें, डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एक्स? बताओ क्या लिखना सही रहेगा, वी डीवी बाई डी एक्स ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वी डीवी बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा आ गया वी डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा वी डीवी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे ना। जब एक्स की वैल्यू 0 रही होगी तो अब यहाँ पे देखो, ये आपको बताना रह जाएगा कि वी स्टार्टिंग में क्या था ना। ये बिना ये बताए आप फिर ड्रॉ नहीं कर पाओगे। मान लो एक्स इक्वल टू 0 पे वी 0 था ना, ये दिया हुआ है, ये गिवन है ना। क्योंकि जो ग्राफ है उसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी ना कि एक्स 0 पे वी क्या है, वो अलग से ही देनी पड़ेगी। तो एक्स 0 पे वी 0 है और किसी एक्स पे वी निकालना है। तो इधर आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2x। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x।
तो v इक्वल टू आ जाएगा -x² प्लस 4x। ये देखो ग्राफ हमें कहाँ तक के लिए बनाना है, x इक्वल टू 2 तक के लिए ही बनाना है ना, x इक्वल टू 2 तक के लिए है? क्योंकि 2 से आगे फिर ये v नेगेटिव होने लगेगा ना, वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म पॉसिबल नहीं है, v नेगेटिव नहीं, ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होने लगेगा। तो हम लोग इतना ही ग्राफ बनाएंगे ना। तो अब ये वाले पार्ट का ग्राफ कैसे बनाओगे, v इक्वल टू -x² प्लस ये आया ना, तब हम ऐसे लिख देते हैं 4x माइनस x²। अब इसका ग्राफ कैसे बना लेंगे, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाएगा, और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो अब टेंजेंट बिलो टेंजेंट आ जाएगा। थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, एक्चुअली मैं क्वेश्चन कुछ और देने जा रहा था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेशन अब ज्यादा हो गई इसमें। तो ये आपको ये दिख रहा है कि ये 4x माइनस x² ये कब पॉजिटिव होगा, 4x माइनस x² ये कब पॉजिटिव होगा, मतलब जब तक x की वैल्यू लेस देन 4 है तब तक ये अंदर का टर्म पूरा पॉजिटिव है ना, जब तक x की वैल्यू अंदर 4 से कम होगी तब तक का पॉजिटिव है, हमें बस 2 तक का ही ग्राफ बनाना है, x इक्वल टू 2 तक का ग्राफ बनाना है। अब आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dv बाई dx यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाँ या तो लिमिट डाल के देख लेते हैं ना, बस हमें अबव टेंजेंट और बिलो टेंजेंट देखना रहेगा ना। तो अबव टेंजेंट और बिलो टेंजेंट हम कैसे देख सकते हैं, देखो हमें ये पता है कि देखो अभी तो मैं ये सॉल्व कर देता हूँ, बाद में आपको एग्जाम वगैरह में आप लिमिट वगैरह डाल के भी चेक कर सकते हो ना, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं तो करके ही देखते हैं। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस x² पावर में 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर आगे आएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4x माइनस x², पावर में -1/2 था तो उसको नीचे कर दिया, और ऊपर में यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 2x बचेगा। तो अब ये दिख रहा है ना कि ये वाला टर्म जो है, जब तक x की वैल्यू लेस देन 2 है तब तक ये तो टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, x की वैल्यू अगर 2 से कम होगी तो ये टर्म भी पॉजिटिव होगा। मतलब dv बाई dx का कैसे ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग वाला। फिर इसको हमें फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फर्दर अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत लेंदी हो गया यार। हाँ मेरे को यार सोचने दो, और कुछ हो सकता है क्या, जल्द अगर मान लो बिना डिफरेंशिएट किए अगर हमें सोचना है तो, बिना डिफरेंशिएट किए। देखो यहाँ पर एक चीज ये है कि हम लोग देखो ऐसे सोच सकते हैं कि x की वैल्यू जब 0 डालोगे तो v 0 मिलेगा, और x की वैल्यू 2 डालोगे, जब यहाँ पे 2 डालोगे x की वैल्यू तो v कितना मिलेगा, 4 मिलेगा ना। ये बात समझ आ रही है कि हमने लिमिट डाल दी ना यहाँ पे, अब मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे लिमिट डाल के कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ग्राफ कैसा कैसा बन सकता है, एक तो ऐसा स्ट्रेट लाइन, एक अबव टेंजेंट और एक बिलो टेंजेंट ना। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पॉसिबल नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन के लिए लीनियर रिलेशन चाहिए ना, यहाँ लीनियर रिलेशन नहीं है। दूसरा अबव टेंजेंट, अबव टेंजेंट का मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम एक्स आगे जा रहे हैं वैसे भी इससे भी और तेजी से बढ़ रहा है,
v और तेजी से बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। बट हमारा देखो जो रिलेशन दिया उसमें क्या एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है ना, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब v के बढ़ने का रेट बढ़ नहीं रहा होगा, कम हो रहा होगा ना। अगर ये ग्राफ ऐसे जाएगा तो v तेजी से ऊपर को बढ़ रहा है, अबव टेंजेंट, वो नहीं पॉसिबल है। फिर v बिलो टेंजेंट ऐसे बनाना पड़ेगा जिसमें v का बढ़ने का रेट कम हो रहा है। हाँ, इससे हम देखो सॉल्व करके भी निकाल सकते थे बट वो बहुत लेंदी जा रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट ही ऐसे सोच ले रहा हूँ कि फिर यही एक पॉसिबिलिटी बच रही है, बिलो टेंजेंट और 0 से 2 के बीच में ग्राफ बना। समझ आया या सब बाउंस हो गया? p बराबर 2 होगा जब यहाँ पे हमने 2 डाला। हाँ हाँ 2 2, यहाँ 2 आएगा। ध्रुवीय आर्यन समझ आया तुम लोगों को? ये देखिए ये रिलेशन आ गया था, ये रिलेशन दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन का रिलेशन नहीं है ना, तो या तो ऐसा वाला ग्राफ होगा या ऐसा अबव टेंजेंट। तो हम लोगों को पता है अबव टेंजेंट का मतलब हुआ कि तेजी से बढ़ेगा v, बट जब एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब v के बढ़ने का रेट भी कम होगा ना, तो इसलिए इस वाले ग्राफ को ही पॉसिबल है, इसमें धीमे धीमे फिर बाद में v बढ़ेगा। अगर हम ऐसा बनाएंगे तो इसका मतलब होगा अबव टेंजेंट में v तेजी से बढ़ रहा है बाद में, वो नहीं हो सकता। चलो अब एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, सेम टाइप का ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे ये वाला कराना था, वो वाला गलती से दे दिया मैंने, वो अभी कराने का सेंस था नहीं। a वर्सेस x का लास्ट टाइम दिया था ना, अगर आपको v वर्सेस x का ग्राफ दिया रहे ना, v वर्सेस x का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है कुछ, ये वैल्यू 2 है, ये भी 2 है, और आपको एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। a और x का ग्राफ ड्रॉ करना है, ये करो, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर। कैसा है प्रथमेश? नेचर बता बस, कैसा नेचर है? हाँ स्ट्रेट लाइन, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? हाँ वो तो हो गया स्ट्रेट लाइन। हाँ डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, हाँ। हमें देखो v वर्सेस x का ग्राफ दिया और a वर्सेस x का बनाना है, तो हम रिलेशन लिखेंगे ना, a और x में क्या रिलेशन आ रहा है इसको यूज करते हुए। तो हमें पता है कि यहाँ से हम v और x का ग्राफ दिया तो पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेंगे, तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट पता है, x एक्सिस का इंटरसेप्ट पता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके हमने v की वैल्यू लिख ली। ये सबको क्लियर है? और यहाँ पे v और x का ग्राफ दिया है तो इसका मतलब हमें v और x का स्लोप दिया है ना, dv बाई dx क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप। स्लोप कितना है v और x ग्राफ में?
इस वी एक्स ग्राफ में डीवी बाई डी एक्स मतलब स्लोप, स्लोप कितना बोलोगे इसका? +1 या -1? -1 ना, क्योंकि इधर से एंगल लेंगे ना, मैग्नीट्यूड इधर से आ जाएगा लेकिन इधर से देखोगे तो माइनस में आएगा, तो -1। तो डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू -1 है। अब हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v dv बाई डी एक्स। इनकी वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू कितनी है -x+2 और dv बाई डी एक्स कितना है -1, तो ये कितना आ जाएगा x-2। ये आ गया हमारा x-2। आयुष देख, स्ट्रेट लाइन का वो स्लोप कैसे निकालते हैं, हमेशा हम लोग ये जो भी एंगल होगा tan थीटा ना, tan थीटा जो होगा वो इसका स्लोप होगा। और आपको क्या चाहिए यहाँ पे, अगर मैं इधर से एंगल निकालू फाइ, तो tan फाइ 1 है, tan फाइ निकालेगा तो 1 है। और तुझे क्या चाहिए, tan थीटा, tan थीटा को अब लिख सकता है tan 180 माइनस फाइ, तो ये आ जाएगा -tan फाइ, फिर tan फाइ की वैल्यू डाल देगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, tan थीटा चाहिए और थीटा प्लस फाइ का सम कितना है 180, तो फाइ की जगह हम लोग tan थीटा की जगह लिख देंगे 180 माइनस फाइ। 180 माइनस फाइ। हाँ भावेश, बट वो सॉल्व करना पड़ेगा ना, आपको तो देख के समझ आ जाना चाहिए ग्राफ में कि स्लोप क्या है, तो वो ऐसे देखोगे तभी समझ आएगा। फॉर्मूले से तो कर ही सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये रिलेशन सबको समझ आया, a और x का ये रिलेशन हो जाएगा ना। अब a इक्वल टू x-2 है, इस मतलब स्लोप 1 है और इंटरसेप्ट -2 है, तो ये रिलेशन, इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ना ऐसे कुछ ग्राफ जा रहा होगा। तुम लोगों ने डिक्रीजिंग बोला था ना, ये तो इंक्रीजिंग ग्राफ आया हुआ है। ठीक है, सबको समझ आया ना क्या क्या हुआ है। तो अब देखो, मोशन इन वन डायमेंशन में बस हमें इतना ही करना था। अब इसके अलावा थोड़ा सा इसमें पार्ट रह जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, तो अब हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन भी कर लेंगे, फिर रिलेटिव वेलोसिटी सबका एक साथ देखेंगे, 1D 2D सबका एक साथ ही रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। तो मोशन इन 2 डायमेंशन का देखो क्या मतलब है, जैसे अभी तक आपने कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो उसका पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में, या फिर आपने मोशन अंडर ग्रेविटी भेजा तो ऊपर गया, फिर इसी पाथ से वो नीचे आ जाता था, तो ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन होता था ना। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेन ले लिया आपने, मान लो अब इसमें कोई पार्टिकल को आप मूव करा रहे हो कुछ ऐसे पाथ पे कुछ, तो अब क्या हो रहा होगा, वो इधर को भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है ना, ये कोई हमने प्लेन लिया है और पार्टिकल कुछ ऐसे पाथ पे जा रहा है, तो अब उसका
एक्स डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है ना, वो दो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। या फिर आपने मान लो एक पत्थर लिया और उसको फेंक दिया ऐसे एंगल पर, तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा। तो अब यहाँ पे जब ऐसे जाएगा, हाँ इसको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, इधर को भी आगे गया, ये मान लो एक्स एक्सिस और ऊपर को भी गया है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे एक साथ वो एक्स में भी गया है, वाई में भी गया है, तो इसको हम बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, मोशन इन टू डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो मोशन इन टू डायमेंशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो एक लाइन का हमारा स्टेटमेंट है। वो क्या है कि कोई भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी मोशन हो रहे होंगे, एक एक्स एक्सिस में हो रहा है, एक वाई में, तो जो भी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहे होंगे, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता ना। एक्स के का मोशन इंडिपेंडेंट है वाई के मोशन के, या फिर अगर जेड एक्सिस में भी मोशन हो रहा है तो जेड के। तो आपको ये ध्यान रखना है, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन will be independent of एक्स डायरेक्शन के मोशन का वाई और जेड एक्सिस के मोशन से कोई रिलेशन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स वाले वेलोसिटी पर, एक्स वाले एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। उसकी वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, उससे उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्स, तो एक्स डायरेक्शन का अगर हम मोशन देख रहे हैं तो वो केवल एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी पे और एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा होगा। अब देखो जैसे मान लो आपको दे दिया गया कि कोई पार्टिकल है, उसकी इनिशियल स्पीड है 2। तो देखो जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है 2 i कैप प्लस 3 j कैप ना, ये सब SI यूनिट में मतलब मीटर पर सेकेंड में, और उसका एक्सेलरेशन दिया है कुछ मान लो 5 j कैप। तो हमें पूछा जाए कि फाइंड एट t = 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी है और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है।
तो अब हमें यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, और हमें 2 सेकंड के बाद का वेलोसिटी बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अब हम यहाँ पर जो भी करना होगा सब कुछ अलग अलग सोचेंगे, एक्स डायरेक्शन वाली सारी चीजें अलग सोचेंगे, वाई वाली सारी चीजें अलग सोचेंगे। एक्स वाला अलग सोचना है, वाई वाला अलग। तो एक्स वाला जब सोचेंगे तो एक्स में जो वेलोसिटी है वो कितनी है शुरू में, 2 आई कैप, मतलब ये एक्स वाली वेलोसिटी, ये वाई वाली। तो हम बोलेंगे एक्स में वेलोसिटी कितनी है, यू एक्स की वैल्यू है 2, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल 3। फिर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, देखो यहाँ एक्सेलरेशन में 5 जे कैप लिखा है, मतलब एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वो 0, और वाई में एक्सेलरेशन कितना है, 5। अब हमें कुछ भी निकालना होगा, अगर हमें एक्स का कुछ भी निकालना है तो वो इनसे डिसाइड होगा, वाई का कुछ भी निकालना है तो इससे डिसाइड होगा ना, इधर वालों का इधर से कोई रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो एक्स डायरेक्शन में मोशन कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है। तो अगर पूछा जाए कि भाई 2 सेकंड में कितना चल लेगा, तो आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू यू प्लस यू इंटू टी कर दोगे ना, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 2 है और टाइम 2 सेकंड लगा, तो 2 सेकंड में एक्स में कितना चल लेगा, 4 मीटर। ये बात सबको समझ आई। और ऐसे ही हम वाई डायरेक्शन में निकालेंगे, तो वाई में देखो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है तो वहां पे हम यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। सेम वही सब इक्वेशन यूज करेंगे जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन, मतलब जो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है उसी को आप दो अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई करोगे। तो अब वाई डायरेक्शन में जब अप्लाई किया तो क्या हुआ, 3 टाइम, टाइम है 2 सेकेंड, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 5, टाइम है 3 सेकेंड। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 × 5, 45/2, मतलब 22.5। तो ये कुछ आ गया 28.5। टी 2 सेकेंड, अच्छा 2 सेकेंड, ओके सॉरी सॉरी, टी 2 सेकेंड। तो ये हमारा आ जाएगा 10, तो मतलब 16। तो अब देखो हमने ये x का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, y का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, और यहाँ पे सब 2D में हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। जब 1D में होता था तो प्लस और माइनस से डायरेक्शन पता चल जाता था, बट 2D 3D में प्लस माइनस नहीं बोल सकते ना, वहां पे I और J से बताना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, x वाला मतलब 4i कैप प्लस 16j कैप, ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। सेम वे में हम वेलोसिटी के लिए कर सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी निकालें तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या चेंज होगी, x में एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो भी किसी भी टाइम पे x की वेलोसिटी होगी, वो हमेशा ux के इक्वल आएगी ना। कोई भी टाइम पे अगर हम निकालेंगे वेलोसिटी तो वो हमेशा इक्वल आएगी। तो इसका मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा 2 रहेगी। y डायरेक्शन में निकालना है तो y डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसे लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, u की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 5 है, इंटू 2, तो 30। तो इसका मतलब हम v को वैल्यू, v वेलोसिटी को बोलेंगे, x वाला मतलब 2i कैप और y वाला मतलब 13j कैप। ठीक है, तो मोशन इन 2D में सोचना कैसे, सबको क्लियर है। x को जब आप सोच रहे हो तो आप y और z के बारे में कुछ भी नहीं सोचोगे। जब y को सोच रहे हो तो x और z नहीं सोचना है, z को सोच रहे हो तो x और y नहीं सोचना है। हर एक डायरेक्शन का जो मोशन होगा वो बाकी दो डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर है उनसे इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ तो z था ही नहीं। ध्रुविल देख, एक्स डायरेक्शन में मैंने मोशन देखा तो एक्स में वेलोसिटी कितनी दी हुई है, इनिशियल 2, और एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है तो जो यही वेलोसिटी हमेशा रहेगी ना, तो यही लगा दिया। फिर y का एक्सेलरेशन दिया है 5 और इनिशियल वेलोसिटी 3 है, तो y डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दिया ना, इनकी वैल्यू डाल दी तो vy आ गया, x आ गया। ये x वाला वेलोसिटी 2 है तो इसको 2i कैप लिखेंगे, y वाला 13 है तो 13j कैप। ठीक है, अब देखो ये जो हमने काम किया,
2D में जो हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे जो अपने इक्वेशन है उनमें वेक्टर फॉर्म में रख करके भी सॉल्व कर सकते थे। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट वेलोसिटी निकालते और ये इक्वेशन लगाते v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे u और a को वेक्टर फॉर्म में लिखते, तो वो जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप i वाले को अलग सॉल्व करोगे, j वाले को अलग सॉल्व करोगे, तो अल्टीमेटली वही काम करोगे ना, कि i वाला अलग है, j वाला अलग है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो यहाँ u की वैल्यू i j में ही रख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप, प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया 5j कैप, टाइम है 2 सेकेंड। तो अब जब आप ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख करके सब कुछ सॉल्व करोगे, तो उसमें भी आप क्या करते हो, आई को आई से ऐड करते हो, जे को जे से, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्स को अलग सॉल्व कर रहे हो, वाई को अलग, तो वो अल्टीमेटली वही चीज होगी। तो इससे हमें देखो क्या मिल गया 2i कैप प्लस 13j कैप, तो वही वेलोसिटी आ गई ना। अगर हमें मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो मॉड ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, अगर पूछा गया है तो। अगर वेलोसिटी पूछा है तो ऐसे वेक्टर फॉर्म में ही बता देंगे। सेम चीज हम लोग करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। हम डिस्प्लेसमेंट के लिए भी डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म लगा सकते हैं। हाँ, ये सेम प्रोसीजर है ना। जब भी 2D वाला मोशन होता है तो वहां सोचने का दो तरीका होता है, या तो आप सब कुछ x में अलग सोचो, y में अलग सोचो, या फिर सब कुछ वेक्टर फॉर्म में लिख दो, आई जे में लिख दो, तो वो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। खुद ही आई जे में लिखने से जो हम अलग अलग सोच के करते वही सेम काम हो रहा है। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ सारी वैल्यू आप वेक्टर फॉर्म में डाल दो। u की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप, टाइम कितना है यार 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है 5j कैप, और टाइम है 2 सेकेंड, तो ये कट हो जाएगा। देखो सॉल्विंग के लिए जो ज्यादा बेटर तरीका होता है वो x का अलग सोचो, y का अलग सोचो ना, वही बेटर होता है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तब यूजफुल है जब आपको जैसे एकदम मैंने वैल्यू दे दी गई है और आप बस सॉल्व कर रहे हो, तब यूजफुल है। बट हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, इसलिए बेटर वही होता है कि एक्स का अलग सॉल्व करो, वाई का अलग। बट पता होना चाहिए ना, कई बार वैल्यू दिए तो सीधे ऐसे इजीली सॉल्व हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 4i का प्लस 6j का, प्लस इधर आ जाएगा 10j का। अब i को i में ऐड कर लेंगे, j को j में, तो ये हो जाएगा 4i का प्लस 16j का, तो वही डिस्प्लेसमेंट आ गया ना। सब कुछ समझ आया ना, हम ऐसे वेक्टर फॉर्म यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। तो आप समझो मोशन इन 2 डायमेंशन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ आपको अलग अब पढ़ना है, जो आपने 1D पढ़ लिया तो वही सब कुछ फिर से करना है, बस आपको x का सब कुछ अलग सॉल्व करना है, y का अलग, बाद में रिजल्ट कंबाइन करके बता देना है। अब देखो जैसे अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने आपको सब कुछ वैल्यू डायरेक्शन के साथ दे दी, तो मैंने लिख के दिया। अब इसी चीज को मैं डायग्राम बना करके अब भी आपको दे सकता हूँ। जैसे अब एक अलग क्वेश्चन करते हैं जिसमें मान लो मैंने बोला कि कोई पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है u कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, और वो x एक्सिस से 37 डिग्री एंगल पर है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो x में है, और एक्सेलरेशन है 2। हमें पता है साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5। तो आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है, उसका डायरेक्शन दिया गया है, और एक्सेलरेशन दिया गया है। तो आपको बताना है फाइंड एट t इक्वल टू
एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट ना, अब डिस्प्लेसमेंट को एक्स से नहीं लिख सकते ना, क्योंकि अब दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, तो डी लिख दो, एस लिख दो, ऐसे लिख देंगे। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखो सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है जैसा लास्ट टाइम था, उसी टाइप का, बस मैंने इस बार देने का तरीका चेंज कर दिया है। करो खुद से ट्राई। ठीक है, ओके। चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पे अगर u को रिजॉल्व करें तो रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, u cos 37। सबको ये याद है ना कि अगर कोई भी वेक्टर का किसी लाइन के साथ थीटा एंगल दिया हुआ है तो उस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आता है, वो वेक्टर इंटू कॉस थीटा ना, उसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो यहाँ हमने x के साथ एंगल दिया है ना 37, तो x वाला कंपोनेंट आएगा u cos 37। u की वैल्यू है 10, cos 37 है 4/5, तो ये आ जाएगा 8। और ऐसे इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा u sin 37, तो ये u की वैल्यू है 10 और sin 37 है 3/5, तो ये आ जाएगा 6। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट देख लिया ना, अब हम उसको अलग अलग ऐसे नोट कर लेंगे, x और y। x में वेलोसिटी कितनी है शुरू में 8, और y में कितनी वेलोसिटी है शुरू में 6। एक्सेलरेशन किधर दिया है, x में, तो वो 2 होगा। y में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वो 0 है। अब हम x का अलग सॉल्व कर लेंगे, y का अलग सॉल्व कर लेंगे। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी, 80 रहेगी। y की वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस 80। सॉरी, ये तो इधर एक्सेलरेशन है ना, तो u प्लस a इंटू टी। x का आ जाएगा 12 और y का हमेशा 6 रहेगा। तो ये हमने वेलोसिटी निकाल ली। सेम वे में हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। v निकालने के बाद वेक्टर फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे ना, 12 i कैप, x वाले में i कैप और y वाले में j कैप, 6 j कैप। फिर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। x का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x का u कितना है 8, टाइम है 2, प्लस हाफ a की वैल्यू है 2 और टाइम है 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 4, 20। फिर y का निकालेंगे तो y में a है ही नहीं है ना, वेलोसिटी और वो कांस्टेंट है, तो बस स्पीड इनटू टाइम। जब केवल वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन नहीं होता, तो डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम। आप ऐसे भी सोच सकते हो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और a वाला पार्ट 0 है तो वो 0 हो गया, ut बचा केवल। तो अब डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे 20 i कैप प्लस 12 j कैप। ठीक है, सबको समझ आया होगा, तो वही सेम चीज ही था एकदम। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। किमाया का नाम देखो कितना स्टाइल में लिखा हुआ है, किमाया ने क्वेश्चन मार्क ही भर दिए हैं पूरे नाम में। इतने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए किमाया, तूने क्या कंफ्यूज हो गई है, बहुत कंफ्यूज चल रही है लग रहा है।
स्माइल्स कहाँ है भाई? ये तो देख ना, क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं। बाकी लोग देखो भाई, क्या दिख रहा है इसमें? स्माइलिंग, स्माइली दिख रहा है या क्वेश्चन मार्क है ये सब? अच्छा, लैपटॉप पे ऐसे हो जाता है, ओके। ओके ओके, फिर तो सही है भाई। स्माइल्स है तब तो अच्छा है। मुझे लगा कि माया की जिंदगी में सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे हुए हैं, अभी कंफ्यूज चल रही है। चलो अब देखो इधर। फिर देखो, इस टाइप के जहां पे भी ऐसे 2D या 3D वाले क्वेश्चन होंगे, उनमें एक चीज और हमें अक्सर निकालनी पड़ती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हम थर्ड पार्ट इसमें अब एक और सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होगा? देखो, जब ये पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका ना, ये जब आपने इसको ऐसे फेंका हुआ है, तो ये कुछ पाथ पे गया होगा ना, ये कुछ ऐसे जा रहा होगा कोई पाथ पर। हमें नहीं पता ये पाथ कैसा है ना, ये पाथ किस टाइप का है, हमें ये नहीं पता ये पाथ कैसा हो रहा है। लेकिन इस चीज को हमें बताना पड़ेगा। बताने का तरीका क्या है? पैराबोला बना करके, सॉरी, इक्वेशन लिख करके ना, इक्वेशन। अब वो जो भी हो रहा होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, जो भी होगा वो खुद से आ जाएगा। ठीक है, आप समझो। अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा जाए, तो आपको मतलब पूछा जा रहा है कि ये कौन सा पाथ पे जा रहा है। ऐसे हमने फेंका, स्ट्रेट लाइन में तो हम नहीं जाएगा ऐसे ना। यहाँ पे इधर को वेलोसिटी, इधर एक्सीलरेशन है, तो उसका पाथ थोड़ा चेंज होता जाएगा ऐसे एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में। तो इसकी, इस पाथ को हम लोग कैसे बताते हैं? इक्वेशन दे करके बताते हैं ना। तो इसकी हम इक्वेशन लिखेंगे। तो इसी की हमें इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिस पाथ पे जा रहा है। तो देखो, बताने का तरीका क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका क्या होगा? जब भी कोई पार्टिकल किसी पाथ पे जा रहा है, वो कोई भी ऐसे पाथ पे जा रहा है, तो ये जो पाथ है इसका एक इक्वेशन होता है ना, वाई और एक्स में। हर एक पाथ का एक अपना इक्वेशन होता है। अगर हमने ये इक्वेशन बता दी, तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि वो कौन सी ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है। तो ये जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? वाई और एक्स में एक रिलेशन होगा। अगर वाई और एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो वहां पे वाई और एक्स डायरेक्शन का जो रिलेशन होगा, उसको ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। समझो, कोई भी पार्टिकल जब 2D में चल रहा है, तो उसकी जो पाथ है, पाथ को बताने का तरीका क्या है? इक्वेशन है। इक्वेशन में एक रिलेशन होगा एक्स और वाई में, उस रिलेशन से समझ आ जाएगा कि वो कौन सी ट्रैक पाथ पे जा रहा है। अगर ये पैराबोला का रिलेशन आया, तो यहाँ पे पैराबोलिक पाथ बन रहा होगा। सर्कल का रिलेशन आया तो सर्कुलर पाथ होगा। तो जो भी पाथ होगा वो इक्वेशन से समझ आएगा ना। तो इक्वेशन लिखने का देखो तरीका क्या होगा। इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग दो स्टेप लगाएंगे। देखो, पहला स्टेप क्या होगा? कहीं पे भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखनी है, तो आप ये दो स्टेप ध्यान रखोगे। ये स्टेप क्या होंगे? फाइंड एक्स एट, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालने होंगे एट एनी टाइम टी, कोई भी टी टाइम पर ना। टाइम की वैल्यू नहीं डालेंगे, टी के टर्म में निकालेंगे। एट एनी टाइम टी। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में दोनों रिलेशन में से टी को एलिमिनेट करेंगे। टी को एलिमिनेट करने पे केवल क्या रह जाएगा? एक्स और वाई रह जाएगा। एक बार एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, तो हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी ना। एलिमिनेट टी फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वेशन। तो जब टी को एलिमिनेट करोगे, तो उससे हमें एक्स और वाई में एक इक्वेशन मिल जाएगी ना। जो x इक्वल टू टी वाली एक इक्वेशन आई होगी, एक y वाली कुछ, तो ये x और y वाली जो इक्वेशन है, उनसे हमें t एलिमिनेट करना रहेगा। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमें जैसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए, तो हम पहले x निकालेंगे कोई टाइम t पर। तो x क्या आ जाएगा? तो x डायरेक्शन में हम ये लगाएंगे ना, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आई थी शुरू में 8, टाइम कितना था t, हमें t टाइम पे निकालना है ना, ध्यान रखो वैल्यू नहीं डालनी है। हाँ सर आयुब ना, हम वैल्यू नहीं डालेंगे, ये ध्यान रखना। एक्सेलरेशन x में कितना था 2 और टाइम t, कोई टाइम t पे निकालना है, ये ध्यान रखो, वैल्यू नहीं डालना है, कोई टाइम t पे हमें रिलेशन निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 8t प्लस टी स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन हो गई। फिर y में लगाएंगे, y में जब लगाएंगे तो y डायरेक्शन में केवल वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन वाला पार्ट जीरो है, हाफ 8t स्क्वायर, ये वाला पार्ट जीरो है ना, ए नहीं है उधर। तो u इंटू टी, यू कितना आया था उधर का 6 ना, देख लेना ना 6 आया था इंटू टी। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन से टी एलिमिनेट करेंगे, टी एलिमिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लो सेकेंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि t इक्वल टू वाई बाय 6। अब t की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो x इक्वल टू 8 इंटू टी, टी की वैल्यू होगी y बाय 6 प्लस टी स्क्वायर मतलब y बाय 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 8y बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36। तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो या इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, 36 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 36x इक्वल टू 48y प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम बोलेंगे, ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। सबको अच्छे से चमका ना क्या बोल रहा हूँ, कैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी होगी। अब देखो यहाँ पे जैसे ये रिलेशन आया, तो ये रिलेशन में x का मैक्सिमम पावर 1 है, y का मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम बता सकते हैं कि पार्टिकल किस पाथ पे जा रहा है, पैराबोलिक पाथ पे। तो अभी देखो हमने इन जनरल 2D का क्वेश्चन सॉल्व किया ना, अब हम 2D में मेनली जो देखना है वो प्रोजेक्टाइल मोशन देखना और सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन तो एक अलग चैप्टर होगा, सर्कुलर मोशन का तब देखेंगे। अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ श्रेयस, जनरली आता है बट ऐसा नहीं है, सर्कुलर मोशन भी आ सकता है ना, इलिप्टिकल भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, ऐसा कोई। अभी मतलब इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल पढ़ना है तो इसलिए हम उसी टाइप के क्वेश्चन देंगे कि प्रोजेक्टाइल लिया है, बट आगे जब हम और पढ़ लेंगे तो चेंज भी होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं, नेक्स्ट अब पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल लिखा गया। प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है, प्रोजेक्टाइल क्या है, कोई भी चीज को अगर आप उठा के फेंक देते हो अंडर ग्रेविटी और कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो उस चीज को, जिसको भी आपने फेंका है वो प्रोजेक्टाइल है ना, जिसको भी फेंका है वो प्रोजेक्टाइल है, और उसका जो मोशन होगा उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ना। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सामान उठा के फेंक दो वो प्रोजेक्टाइल है ना। नॉर्मली हम लोग बॉल या पार्टिकल फेंकेंगे, बट प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होता है, एनीथिंग प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल
and its motion is called projectile motion. ठीक है, उस पे कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर हमने मान लो एक पार्टिकल उसको ऐसे फर्श पे फेंक दिया तो क्या इसकी प्रोजेक्टाइल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो सरफेस से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, mg के अलावा एक और फोर्स लग रहा है, इसका वेट तो नीचे लग ही रहा है। केवल वेट लगेगा तो प्रोजेक्टाइल है। फ्रिक्शन भी लग सकता है, अगर वहां पे रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। तो अगर वेट के अलावा मतलब ग्रेविटी का फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? वेट। तो अगर उसके अलावा कोई भी और फोर्स लगा तो वो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। नहीं से एयर ड्रैग नहीं, एयर ड्रैग भी अगर लग गया तो भी प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल मतलब केवल अंडर ग्रेविटी। यार एयर ड्रैग पे मुझे एक एग्जांपल कराना था 1D में, ऊपर फेंका है तो नीचे आने का और ऊपर जाने का टाइम। तो एक काम करोगे तुम लोग, अब होमवर्क में दे देता हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा। अभी क्लास खत्म होने के टाइम पे मुझे याद दिलाना है, एक एयर ड्रैग पे प्रॉब्लम देना है 1D में ना। वो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर यूज पड़ता है उसका। तो मुझे याद दिला देना ना, लास्ट में वो दे दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर कोई भी और फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर मैंने कोई चीज को ऐसे सीधे ऊपर को फेंका और एयर ड्रैग वगैरह नहीं है, एयर रेसिस्टेंस नहीं है, सीधे ऊपर गया फिर नीचे आया ना, जो हमने पीछे पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन जो अंडर ग्रेविटी था, तो ये क्या है? क्या इसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन बोलोगे? एयर ड्रैग होता है आयुष, होता है, बट हम लोग आइडियल केसेस पढ़ेंगे ना। हम मान के चलेंगे कि एयर ड्रैग नेग्लिजिबल है, उसको नेग्लेक्ट करके पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे देखो ये जब ऊपर फेंका और नीचे आ रहा है तो पूरे टाइम पे केवल इसका वेट एक्ट कर रहा है, तो ये जो होगा इसका, इस मोशन को हम बोल सकते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप कोई एंगल पे फेंक सकते हो। 1D वाला ये तो 1D का आएगा, तो ये हमने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे हमें 1D का नहीं पढ़ना है। कोई एंगल पे फेंकेंगे तो वो जब ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, तो जब ऐसे जा रहा होगा तो केवल किसी भी टाइम पे देखोगे तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा ना नीचे को, बस ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा और कोई भी फोर्स नहीं, एयर ड्रैग वगैरह नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो इस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि ये भी मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। मतलब देखो जहां पे जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम कुछ एजम्पशन लेके चल रहे हैं ना। एजम्पशन क्या क्या हो रहा है? पहला, एयर ड्रैग को हमने नेग्लेक्ट कर रखा है, एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। दूसरा, जब भी हम कोई को बोलेंगे भाई पत्थर फेंक रहा है, पार्टिकल को, बॉल को फेंक रहा है, तो वो जो फेंकेगा वो उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी ना। पत्थर ज्यादा से ज्यादा हम 500 मीटर, 600 मीटर, बहुत हुआ 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर फेंक दिया कोई ने, तो 1 किलोमीटर भी सरफेस के ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जब बहुत ज्यादा हाइट पे जाते हैं तब जी चेंज होना शुरू होता है ना। कम से कम 5-6 किलोमीटर से भी और ऊपर जाओ, 8-10 तक, तब जाके जी पे हल्का सा इफेक्ट आना शुरू होगा। तो जी की वैल्यू आप मान सकते हो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट बनी हुई है ना। यहाँ पे मानेंगे कि जी इज कांस्टेंट। फिर एक तीसरा, यहाँ पे हम मानेंगे कि जो एयर, ये अर्थ का सरफेस है वो फ्लैट है। एक्चुअल में देखा जाए तो अर्थ का सरफेस कैसा है? अर्थ ऐसे स्फेरिकल है ना, तो मैंने यहाँ से एक पार्टिकल फेंका तो वो कुछ ऐसे जाके गिरा। अगर मैंने ज्यादा तेज स्पीड से फेंका तो वो इस, आपको ऐसे कर्ड सरफेस पे दिखेगा कि कहीं जाके गिर रहा है। बट हम जो फेंकेंगे वो बहुत स्लो फेंक रहे हैं। हम फेंकेंगे तो कितनी दूर जाके गिरेगा? पत्थर फेंकोगे तो रेंज कितनी दूर जा रहा होगा? 500 मीटर, 1000 मीटर, यही तो 500 1000 मीटर मतलब यहीं पे रह जाएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ एक।
देखो आप नॉर्मली कोई भी जब पत्थर फेंकते हो तो स्पीड बहुत कम होती है, वो यहीं पे गिर जाता है ना। ये जो पाथ होता है, छोटा सा आर्क होता है, वो स्ट्रेट होता है। जब आप बहुत तेज फेंक दो तो वो फिर ऐसे कोई पाथ पे जाएगा, तो वहां पे ये जो पाथ होगा कर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत कम स्पीड है, अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो मतलब ये बहुत छोटा सा आर्क आएगा अर्थ सरफेस का, तो उसको आप क्या मान सकते हो, स्ट्रेट मान सकते हो ना। जब ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तब ये पाथ कर्ड पाथ आएगा उसका। तो हम प्रोजेक्टाइल में यही मान के चलेंगे कि जो भी मोशन हो रहा है ये सब एक फ्लैट पार्ट पे हो रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पे हो रहा होगा ना, ऐसे कर्ड पे नहीं गया। ये वाला पार्ट हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं तो कहाँ जाके गिरेगा। ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो थर्ड एजम्पशन होगा कि अर्थ इज फ्लैट। फ्लैट मतलब स्ट्रेट है, कर्व नहीं है। यहाँ तक नोट हो गया है। तो अब देखो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर हमने कोई भी पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया तो वो कुछ ऐसे पाथ पे जाएगा और कहीं आके वापस ग्राउंड पे गिर रहा है ना। हमने फ्लैट सरफेस लेके सब सोचा, तो ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो इस थीटा को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन में बोल दिया है क्या कि कोई पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से फेंका है और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा कहाँ से होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ना। वर्टिकल के साथ भी एंगल दिया जा सकता है बट उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं बोलते ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा वो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। तो अब देखो यहाँ पे हमें कुछ भी सॉल्व करना होगा तो पहले हम देखो क्या क्या यहाँ पे नॉर्मली सॉल्व करते हैं। जैसे ये ऐसे फेंका तो इधर जाके गिरा, तो ये हॉरिजॉन्टल में कितनी दूर जाके गिरा, इसको हम नाम देते हैं रेंज ना। हॉरिजॉन्टल में ये जितनी दूर जाके गिरेगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको बोलते हैं, आर को बोलते हैं कि आर यहाँ पे रेंज है। तो रेंज हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल में उसका क्या फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। फिर यहाँ पे जब हमने ऐसे इसको फेंका हुआ है तो ये कितनी ऊपर तक गया ना। यहाँ पे हाइट कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ हाइट अलग है, सबसे ज्यादा हाइट यहाँ पर है, तो ये वाली जो हाइट होगी इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। एच मैक्स मतलब इसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हमेशा कहाँ से लेंगे, जिस प्लेन पे फेंक रहे हैं वहां से वर्टिकली कितना ऊपर गया हुआ है। तो ये ऑब्वियस है, इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूं। फिर एक यहाँ पे हम टर्म देखते हैं, टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट को कैपिटल टी से दिखाते हैं। ये क्या होता है, कितनी देर तक ये हवा में रहा ना। जब आपने यहाँ से फेंका तो यहाँ से यहाँ तक ये जो टाइम लगा ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसी को हम लोग टाइम ऑफ लाइट बोलेंगे।
टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जो भी पूरी जर्नी का टाइम है ना, टाइम ऑफ जर्नी। तो हम यहाँ पे ये सारी चीजें निकालेंगे ना, रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। अब देखो जब हम लोग, ये नोट हो गया ना, अगले स्लाइड पे चल रहा हूँ। अब देखो जैसे हमने कोई पार्टिकल को ऐसे फेंका, तो यहाँ पे देखो दो चीजें हो रही हैं। एक तो जैसे ये u वेलोसिटी से फेंका गया, थीटा एंगल है, तो एक तो इसका हॉरिजॉन्टल में एंगल आएगा u cos थीटा, और एक वर्टिकल में आएगा u sin थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब यहाँ पे दो मोशन एक साथ हो रहे हैं। दो मोशन कौन कौन से हो रहे हैं एक साथ? एक तो हॉरिजॉन्टल में पार्टिकल जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल में उसकी वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा, तो वो ऐसे चलता जा रहा है। प्लस पार्टिकल साथ में वर्टिकल में भी जा रहा है, और वो वर्टिकल में कितने से जा रहा है, u sin थीटा से, तो वर्टिकल में वो जाएगा पहले ऊपर और फिर वापस लौट के आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों मोशन ही कंबाइन हो जा रहे हैं ना, ये दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं तो उसका एक्चुअल पाथ ऐसा बन गया है ना। यहाँ पे आप दो अलग अलग मोशन इमेजिन करोगे ना, एक हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, एक वर्टिकल में। एक्स डायरेक्शन में अलग मोशन हो रहा है, वाई में अलग, दोनों कंबाइन होकर के ऐसा दिख रहा है। तो अब मुझे कुछ भी एक्स का सॉल्व करना है तो एक्स वाली वेलोसिटी देखनी रहेगी, वाई का सॉल्व करना है ऊपर के साइड का तो वाई वाला देखना रहेगा। हम यहाँ पे जहां से फेंका हुआ है वहां पे ओरिजिन ले लेते हैं ना, और इधर को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ऊपर को वाई एक्सिस ले लेते हैं। अब मान लो हमें यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो यहाँ पर वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पे या वाई कोऑर्डिनेट पे, एक्स वाली वेलोसिटी पे या वाई वाली वेलोसिटी पर? वाई वाले पे ना, क्योंकि एक्स की वजह से अगर मैं स्पीड देता तो वो फर्श पे ही चलता रहता ना, वाई की वजह से ऊपर गया है। जब तक वो ऊपर रहेगा वो वाई की वजह से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले एक्स और वाई वाली दोनों चीजें अलग अलग नोट भी कर लेते हैं ना। अगर हम एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर है? बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर है? हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो है ना, यहाँ पे कोई भी टाइम पे पार्टिकल पे फोर्स किधर लग रहा है, उसका वेट लग रहा है ना नीचे को, जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए से सोचोगे तो ये आता है एफ बाई एम। एफ मतलब यहाँ पे एफ कौन सा है, एम जी है, तो एम जी बाई एम मतलब जी एक्सेलरेशन होगा, और वो हमेशा किधर होगा, नीचे को। यहाँ हर टाइम पे एक्सेलरेशन नीचे को है। तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है ना, केवल फोर्स डाउनवर्ड है, मतलब वाई डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा। और वाई डायरेक्शन में होगा जी, और जी की वैल्यू हमेशा नीचे, इसलिए इसको माइनस जी बोलेंगे ना। हमारा साइन कन्वेंशन फिक्स रहेगा। जब हम वाई डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो वाई में तो हम लोग साइन के साथ चीजें डालेंगे ना, तो उसको हम ऐसे हमेशा माइनस जी करके डालेंगे। अब मेरे हिसाब से ये सारा जो भी है, इस जो भी चीजें मैं यहाँ पे डिराइव करनी है, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब अब नेक्स्ट क्लास में ही करता हूँ ना। 3-4 मिनट ही बचा है, अभी मुझे एक प्रॉब्लम भी देना है।
तो अभी इसको यहीं तक नोट कर लो, फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन अब नेक्स्ट क्लास में शुरू किया जाएगा। थोड़ा रिवाइज करा के फिर स्टार्टिंग से करूंगा। श्रेयस क्या बोलना चाह रहा है? अनम्यूट करके बोल। हेलो। हाँ श्रेयस बोल। सर मैं बोल रहा था कि आवाज है बहुत कम आ रही है, 1 मिनट रुक। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा था कि एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन हो सकता है ना? अगर हुआ तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम केवल क्या लेंगे? केवल ग्रेविटी का फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हो सकता है वहां विंड चल रहा हो तो विंड की वजह से कुछ फोर्स आ रहा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, और उसमें केवल वेट लगेगा ना, केवल ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, वो हमेशा नीचे को लगेगा। ओके ठीक है। ओ, तो अब देखो, एक हमें प्रॉब्लम ये नोट करना था। ये आपको एक प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम ट्राई करके आना है कि मान लो आपने कोई पार्टिकल को ऊपर को यू स्पीड से फेंका, और यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस की वजह से भी एक्सेलरेशन आ रहा है, जिसकी वैल्यू है ए, और ए कांस्टेंट है। होता नहीं है ऐसा, क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है कि सपोज एयर का रेसिस्टेंस कांस्टेंट, तो उस केस में इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये सब निकालना है। क्वेश्चन ये है, इफ एयर रेसिस्टेंस is constant and acceleration क्या लिख रहा हूँ, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, क्या दोनों टाइम इस बार सेम आएंगे अगर एयर का रेसिस्टेंस भी है? और कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? तो ये अब ट्राई कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जी देखो, अब भी लग रहा है जी नीचे को है, और एयर रेसिस्टेंस का एक्सेलरेशन ए है, और ए किधर लगेगा, जिधर भी वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट। तो ऊपर जाने के टाइम पे एयर रेसिस्टेंस नीचे, और नीचे आने के टाइम पे एयर रेसिस्टेंस ऊपर हो जाएगा ना, बट जी का डायरेक्शन हमेशा फिक्स है। तो ऐसे लेते हुए आपको टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, मैक्सिमम हाइट, ये सब निकाल लेना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आगे कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क में अभी ग्राफ तक का तो सब दे दिया था ना? पीछे एक्सरसाइज से भी ग्राफ का क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम होमवर्क में, या केवल इन टेक्स्ट का दिया था? इन टेक्स्ट का ही दिया हुआ है। तो अब फिर होमवर्क में एक्सरसाइज 1 और 2 में ग्राफ करके हेडिंग होगा, उसके अंडर के प्रॉब्लम करना है ना। एक सेकंड मेरे को चेक कर लेने दो मॉड्यूल में ना, कि ग्राफ करके अलग से हेडिंग दिया है कि नहीं। 1 मिनट रुकना। हाँ, इसमें अलग से ग्राफ वाले प्रॉब्लम दिए है ना, ग्राफ रिलेटेड टू मोशन करके हेडिंग है। तो एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों में
ये ग्राफ वाले सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला दिया है कि नहीं होमवर्क में अभी तक? इसमें जो एक्सरसाइज 1 में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो भी कर लेना। मतलब एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट करना रहेगा और एक्सरसाइज 2 में 32 तक। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 44 तक सारा और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 32 तक। इसमें ज्यादातर दिए हुए हैं पहले से, जो नहीं दिए हुए हैं वो कर लेना ना। एक्सरसाइज 1 में अप टू 44 क्वेश्चन नंबर, अप टू बोल रहा हूं ना, ये नहीं कि केवल 44 कर लिया। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 32 तक के सारे। इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन आ जाएगा और ग्राफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करते हैं आज का सेशन। करके रखना ना, नेक्स्ट टाइम डाउट भी डिस्कस कर दूंगा। डाउट मुझे इसके जो भी होंगे ना होमवर्क के, ये सब मैं क्लास में ही करूंगा ना, ये अलग से व्हाट्सएप पे नहीं भेजना ना, सब हम लोग क्लास में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।